तो हेलो गाइस, वेलकम बैक एनीमे सीरीज। अब यहाँ पे मॉन्क बोलता है कि मुझे तुम्हारी वो वाली पावर देखनी है जो तुमने 2 साल पहले मुझे दिखाया था, जब तुम्हारी वाइफ के मरने के बाद तुम इतने ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और उस पावर के बढ़ जाने के बाद तुमने मेरे 22 लोगों की जान ले ली थी और मैं छुप के एक कोने में बैठ गया था। और अगर तुम ऐसा कर पाते हो जैसा मैं चाहता हूँ तो मैं तुम्हें अपने ग्रुप में ले लूंगा। अब यहाँ पे ये लोग सेंजी को बोलते हैं ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सेंजी ऐसा करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि बाहर की दुनिया और यहाँ की दुनिया में ज्यादा फर्क नहीं है, वहाँ के लोग भी हमें वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसा हमें यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे तुम अपने ट्रू आइडेंटिटी के साथ रह सकते हो। और इतना बोलने के बाद सेंजी वहाँ से चला जाता है। फिर गांटा भी जब वहाँ से जा रहा होता है तो वो सोचता है कि वो बहुत ही कमजोर है और उसकी वजह से ये ग्रुप हार गया। ऊपर से वो ये भी सोचता है कि उसने सीरो को गलत समझा, और उसके बाद ये सेंजी से मिलता है और बोलता है कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए ताकि मैं अपनी पावर को कंट्रोल कर सकूं। अब यहाँ पे ये लोग एक और प्लान बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि गैंटा को इस बार अपने प्लान में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि गैंटा अच्छे से लड़ नहीं सकता। और इसके बाद कैरा उन कपड़ों को पहन लेती है जो कि उसके दूसरे टीम के मेंबर्स के सोल्जर्स ने पहन रखा था। अब ये दोनों जब आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तब यहाँ पे अचानक से वो आदमी आ जाता है जो सीरो से पहले मिला था। वो यहाँ पे आते ही गैंटा से पूछता है कि सीरो कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे सेंजी समझ जाता है कि आदमी कौन है और वो पूछता है कि तुम इतने समय से कहाँ पे थे। फिर ये आदमी बताता है कि मेरा नाम टोटो है और मैं बहुत ही कमजोर हो गया हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा खून चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेंजी ऐसा करने से मना कर देता है। वो बाद में गैंटा को बोलता है लेकिन गैंटा भी ऐसा करने से मना कर देता है। यहाँ पे हम नागी को देखते हैं जिसको ड्रग का ओवरडोज हो जाता है और वो अपनी आदमियों की जान लेने लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कारा को जो कि मॉन्क के आदमियों के साथ मिल करके काम कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके सामने सीरो आ जाती है जो कि अभी नशे में है। और यहाँ पे फिर कारा डिसाइड करती है कि सीरो का ध्यान रखेगी, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे मॉन्क आ जाता है और वो पहचान लेता है कारा को। अब इसके बाद मॉन्क टीवी के ऊपर सबको बोल रहा होता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इन दोनों के साथ वो करने वाला हूँ जो तुमने नहीं सोचा होगा, क्योंकि इन दोनों के साथ ही मेरे जितने भी आदमी हैं मिल करके खेलेंगे। तब यहाँ पे कारा बोलती है कि तुम्हें इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही करते रहो। और गैंटा ये चीज देख लेने के बाद तुरंत ही मॉन्क की तरफ भाग के जा रहा होता है। यहाँ पे सेंजी सोचता है कि काश ये वैसा ही करे जैसा मैंने इसे सिखाया है। गैंटा यहाँ पे भाग करके जा तो रहा होता है कारा के लिए, लेकिन वो भागते समय सोच रहा होता है कि कारा ने उसे जानबूझ के प्लान के बारे में नहीं बताया क्योंकि उन लोगों को पता था कि मैं वीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कारा की जान बचा करके रहूंगा। लेकिन तुरंत ही काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि गैंटा को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे मीना आ जाती है गैंटा की जान बचाने के लिए। फिर उसके बाद मीना बोलती है कि तुम्हारी जान बचा दी है मैंने, अब तुम्हें जो करना है करो, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारे प्लान में शामिल नहीं होने वाली क्योंकि मुझे अपने भाई की भी जान बचानी है। अब यहाँ पे गैंटा जैसे ही मॉन्क के रूम में आता है तो वो किसी एक की ही जान बचा सकता है क्योंकि उसके पास इतना ब्लड नहीं है और ना ही उसके पास इतनी ताकत है, तो वो सबसे पहले सीरो को बचाता है। इसके बाद सीरो फिर यहाँ पे जा रही होती है गैंटा के पास, लेकिन तभी छोटी सी लड़की अपने हथियार की मदद से सीरो को दूर फेंक देती है। इसके बाद मॉन्क कारा को जानबूझ के नेगी के पास जाने देता है। तब वो जा रही होती है नागी के पास, लेकिन वो देखती है कि नागी अब अपने होश में नहीं है। और यहाँ पे नागी बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम लगातार मुझे बोलती रही कि मेरा एक बच्चा है बाहरी दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं है। इन लोगों ने मेरी बीवी के साथ मेरे बच्चे की भी जान ले ली थी और अब मैं पूरी दुनिया को अपने दर्द का एहसास करवाऊंगा। इसके बाद नागी की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सबको वो खत्म कर देता है, लेकिन मॉन्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉन्क यही वाली पावर देखना चाहता था। इसके बाद नागी सीधा सीरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन बीच में गैंटा आ जाता है और यहाँ पे गैंटा लगातार पिट रहा होता है। गैंटा लगातार पिटता है, कई बार नीचे भी गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी सीरो के सामने से नहीं हटता और बोलता है कि मैं तुम्हारी लगातार प्रोटेक्शन करता रहूंगा। और फिर वो नागी को बोलता है कि जिस तरीके से तुमने अपनी बीवी बच्चों को खो दिया है, मैंने भी अपने करीबी दोस्तों को खोया है, लेकिन वो तुम थे जिसने मुझे ये बताया कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और हमें अपने आप को लगातार इम्प्रूव करना चाहिए और हमें हमारे पास्ट को पीछे ही छोड़ देना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा बन जाए। और अब यहाँ पे नागी लगातार अपनी बीवी बच्चों को याद करने लगता है और वो सोच रहा होता है कि वो कैसा इंसान हुआ करता था और वो कैसा इंसान बन गया है। लेकिन यहाँ पे अब गैंटा के पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि उसे कैसे भी करके कैंडी खानी होगी आज, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। और यहाँ पे फिर कारा नागी को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हारे बीवी बच्चे भले ही तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन हम सब एक फैमिली है और हम सब तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और इतना बोलने के बाद कारा जैसे ही पीछे मुड़ती है तुरंत ही मॉन्क एक स्वॉर्ड उसके सीने के आर पार कर देता है। ये चीज देख करके गैंटा को बहुत गुस्सा आता है। फिर गैंटा तुरंत ही मॉन्क के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे मॉन्क को उसके हमले से कुछ भी नहीं होता और मॉन्क कहीं पे जाकर के छुप जाता है। और यहाँ पे कारा अपनी पावर का इस्तेमाल करती है ताकि वो अपनी ब्लीडिंग को रोक सके। और यहाँ पे मॉन्क को ऐसा लगता है कि नागी जाकर के कारा की जान ले लेगा, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि नागी अपने होश में आ चुका है। अब यहाँ पे जो मॉन्क है वो अपने हथियार की मदद से
सबसे पहले तो नागी पे हमला करता है, और ना केवल नागी पे बल्कि वो अपने खुद के आदमियों पे भी हमला करता है और सबकी जान ले लेता है। इसके बाद हमें मॉन्क का पास दिखाया जाता है। जब वो बचपन में छोटा था तब उसके पास एक बिल्ली हुआ करती थी, लेकिन 3 लोग हमेशा उसके पास आया करते थे, उसका गलत फायदा उठाते थे और ऊपर से उसे लगातार पीटा करते थे। और तभी से ये डिसाइड कर लेता है कि जितने भी लोग गलत काम करते हैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए और उन लोगों की तुरंत ही जान ले लेनी चाहिए। अब जिस दिन अर्थक्वेक आता है उस दिन इसका टेम्पल टूट जाता है और इसकी बिल्ली भी मर जाती है। फिर उसके बाद ये उन तीनों आदमियों की जान ले लेता है और इस टेम्पल से कहीं दूर चले जाता है। अब यहाँ पे हम उसी छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है। तभी उसके सामने टोटो आ जाता है और टोटो फिर सेंजी के हथियार का इस्तेमाल करता है इस छोटी सी बच्ची की जान लेने के लिए। लेकिन अब जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो गैंटा के सामने आने वाली है, क्योंकि गैंटा के शरीर में धीरे धीरे जहर बढ़ता जा रहा है और अगर उसे इसका एंटीडोट नहीं दिया गया तो वो मर जाएगा। लेकिन तभी सीरो उसके सामने आ जाती है और फिर यहाँ पे गैंटा भी उठ के खड़ा हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हम देखते हैं कि उनकी पूरी बॉडी पे अजीब टाइप के सिंबल्स बन जाते हैं और फिर दोनों एक साथ मिल करके मॉन्क के ऊपर हमला करते हैं। और यहाँ पे नेगी जो है वो मॉन्क को रोके रखता है ताकि मॉन्क इस हमले को डॉज ना कर ले। यहाँ पे मॉन्क मरने से पहले बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि मैं यही चाहता था, मैं चाहता था कि कोई मेरी जान ले ले, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने भी जिंदगी में बहुत बुरे कर्म किए हैं और मैं चाहता था कि उनकी सजा मुझे दी जाए। क्योंकि यहाँ पे मॉन्क का ऐसा मानना था कि मैं तब तक बुरे कर्म करूंगा और लोगों की जान लेता रहूंगा जब तक कोई आकर के मुझे नहीं मार देता। लेकिन नागी ने क्योंकि मॉन्क को लगातार पकड़े रखा था तो हमले के चपेट में वो भी आ जाता है और हमले की वजह से उसकी भी जान जा रही होती है और वो फिर मरने से पहले गैंटा को कैंडी दे जाता है और बोलता है कि इस कैंडी की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे नागी की जान चली जाती है। फिर नागी जब मर जाता है तब गैंटा सीधा जाता है सीरो के पास और बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। अब इसका गैंटा जब कैंडी खा रहा होता है तो उसे कैंडी का स्वाद पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि कैंडी कड़वी है। ऐसा नहीं था कि कैंडी मीठी नहीं है, बस फर्क इतना है कि वो कैंडी उसको तब मिली है जब उसने अपनी हर एक चीज को गवा दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे तमाकी को, जो कि बोलता है कि मॉन्क किसी काम का नहीं था। वहाँ पे मकीना भी होती है। वो बोलती है कि तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि 11 दिन से गैंटा और यू यहाँ से गायब थे और 11 दिन बाद वो लोग वापस लौट करके आ गए हैं। लेकिन तमाकी बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई जेल से भाग जाए और मुझे पता ना चले। तब मकीना डिसाइड करती है कि वो उन दोनों के पास जाएगी और सच्चाई का पता लगाएगी। लेकिन तब तक के लिए अब इस जगह का न्यू डायरेक्टर तमाकी बन चुका है। इसके बाद हम गैंटा और सीरो दोनों को देखते हैं जो कि एक जगह पे बैठे हुए होते हैं। तभी सीरो एक गाना गाती है और फिर गैंटा को याद आता है कि उसकी माँ भी उसको बचपन में यही गाना गाकर सुनाया करती थी। तब गैंटा बोलता है कि इस गाने को गाने की कोई जरूरत नहीं है और आज के बाद मेरे सामने ये गाना मत गाना। और फिर यहाँ पे गैंटा बताता है कि जब वो आदमी मेरे हर एक क्लासमेट की जान ले रहा था और आखिरी में मेरी जान लेने भी वाला था तब उसने भी यही सेम गाना गाया था। और तब से मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इस एनिमे के बारे में और भी ज्यादा चीजें जाननी है तो आप इसका मंगा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस एनिमे का कोई भी नया सीजन नहीं आने वाला, वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। 8,000 रुपए छुपा के रखे थे। एक दिन सुबह जब वो ऑफिस गया, मैंने बैग पैक किया और निकल गई। कभी वापस नहीं गई। मेरा नाम मीरा है, जयपुर से। शादी के पहले सब नॉर्मल था। पति अच्छे घर से था, जॉब थी, फैमिली अच्छी थी। पर शादी के 3 महीने बाद सच सामने आया। पहली बार शराब पी के आया, थप्पड़ मारा। पहला मैं शॉक्ड रह गई, रात भर रोई। सुबह उसने सॉरी बोला, शराब हो गई थी, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा। मैंने मान लिया, पर होगा, रोज होगा। रोज रात को 10 से 11 बजे दारू पी के घर आता, कोई ना कोई बहाना ढूंढता। खाना ठीक नहीं, कपड़े सही नहीं, घर साफ नहीं, मारता रोज। कभी थप्पड़, कभी लात, कभी बेल्ट से। मैं ससुराल में कुछ नहीं बोल सकती थी। सास कहती लड़कों को गुस्सा आ जाता है, एडजस्ट कर ले। मायके फोन किया, रोते हुए सब बताया। पापा ने कहा बेटा यहाँ मत आ, घर छोटा है, तेरी बहन की शादी है, सब सहले। पुलिस स्टेशन जाने का सोचा, पर अगर कंप्लेंट की तो पुलिस उसे अंदर कर देगी। फिर घर का खर्चा कौन देगा? मेरी कोई नौकरी नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, इसलिए चुप रह गई। कहानी की शुरुआत होती है 10 साल बाद, यानी कि 1950s में, जब जापान अपना सेकंड वर्ल्ड वॉर हार गया था और वॉर की वजह से काफी लोगों ने काफी कुछ सहा था, काफी लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया।